हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 19। आई नो बीच में बहुत गैप हो गया, शायद 1 मंथ का गैप हो गया, बट कुछ ज़रूरी काम था, वो आ गया था, इसलिए मैं कहानी अपलोड नहीं कर रही थी। बट अब आज से एपिसोड रेगुलर आएंगे। आप लोग कमेंट करके, सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहन दीजिए। और हाँ, थैंक्स जो नीचे ऑप्शन मिलता है वो करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। धीरज हॉस्पिटल से लेकर निधि को सीधे घर पहुंचता है। उसे उठाए 7th पे पहुंचता है। गेट खुला हुआ रहता है तो वो सीधे अंदर चला जाता है। इसका रूम कौन सा है? धीरज की आवाज़ सुनकर जिया पीछे मुड़ती है और जब वो निधि को ऐसे धीरज के गोद में देखती है तो जो वो पानी पी रही थी वो सीधा उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो सीधा जयराज के ऊपर पड़ता है। वो इस अचानक हमले से परेशान रहता है। जयराज अपने मुंह से पानी साफ करता है। क्या हुआ, पागल हो क्या? श्श। वो इशारे में दूसरी तरफ देखने के लिए कहता है। जयराज भी सामने देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो दौड़कर धीरज के पास आता है। मैंने पूछा इसका रूम कौन सा है? वो वाला, लेकिन सर ये आपके साथ। जयराज सामने हाथ दिखाता है। धीरज उसे रूम में लेकर चला जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। इतने ऊपर चढ़ने की वजह से उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और उसकी चढ़ती हुई सांसें निधि अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। धीरज उसे लिटाकर उठने लग जाता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। उसके शर्ट के बटन में निधि का चैन उलझ गया था जिसे देखकर वो झुंझला जाता है और वो तेज़ी से बटन में से चैन निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो निकलता ही नहीं है। उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो झटके से चैन खींच देता है जिससे उसके शर्ट के बटन भी टूट जाता है लेकिन चैन अलग हो जाता है। निधि बस खामोशी से देख रही थी। धीरज उससे अलग होकर जाने लग जाता है। 4 कदम जाने के बाद वो रुकता है। कल के लिए सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सर, हमें बुरा नहीं लगा। अब तो हमें लोगों की ताना सुनने की आदत हो गई है। आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरज खामोशी से सुनता है और बाहर निकल जाता है। बाहर जयराज खड़ा था। वो उसे उसे सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही थी, इसलिए मैं उसे इस तरह से ऊपर लेकर आया था। तुम लोग गलत मत समझो। धीरज सबकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है। कुछ सर, आप घर जाइए, मैडम का कॉल आया था, वो आपको बुला रही है, आपको घर जाना चाहिए। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, तुम 1-2 घंटे में मुझे ऑफिस में मिलो। ओके सर। ये क्या सर लगा रखा है? कितनी बार तुम्हें मना किया सर बोलने के लिए? ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा। चक्रवर्ती वेंसन, सावित्री चक्रवर्ती।
अपने घर में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। देखिए ना सुभाष जी, माँ जी कितनी परेशान हो रही है। उनकी बहू उन्हें चक्कर लगाते हुए देखकर अपने पति को कहती है, आप इनको समझाइए ना कि टेंशन ना ले, इतना टेंशन लेने से बीपी हाई हो जाएगा। माँ आप बैठ जाइए ना, मैंने सारंग से बात कर ली है, वो हॉस्पिटल से निकल गया है, बस घर पहुंचने वाला है। सब गलती तुम्हारी है रीता, उसके अपने पलकों पर बिठा रखा है। कल वो विदेश से आया, घर आने के बजाय हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। इसी ने उसे लोगों को भलाई करने की पट्टी बढ़ाई है। सावित्री देवी अपनी बहू को सुनाते हुए बोलती है, इसमें हमारी क्या गलती है माँ जी? हम तो सामने देखते हुए रीता जी की जुबान रुक जाती है। सारांश उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। वो देखिए आ गया माँ जी। सावित्री देवी भी पलट कर देखती है। वो गुस्से से घूर रही होती है। सॉरी दादी, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सुभाष, इससे बोल दो हम इससे बात नहीं कर रहे हैं। सावित्री देवी गुस्से में बोलती हैं, ठीक है दादी, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं फिर वापस चला जाता हूँ। तो कौन सा आप हमसे मिलने आए हैं? आप भी तो अपने बिजनेस की मीटिंग के चक्कर में यहाँ आए हैं। हम जा रहे हैं अपने कमरे में। जिसको हमसे माफ़ी मांगना है वो हमारे कमरे में आ जाए। सावित्री देवी अपनी बात कहकर चली जाती है। मम्मा, दादी ने नाश्ता कर लिया? नहीं सारांश, ठीक है, जब तक मैं फ्रेश होता हूँ आप उनका नाश्ता लगा दीजिए। बेटा, जिनका एक्सीडेंट हुआ तब उनकी हालत कैसी है? रीता जी परेशान होते हुए पूछती है। वो ठीक है, अपने घर चले गए हैं। ठीक है, तुम भी जाओ। सारांश अपने रूम में चला जाता है। इधर धीरज की भी दादी हॉल के चक्कर काट रही थी। धीरज उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग। धीरज, तुम रात भर कहाँ गायब रहते हो? कहीं नहीं दादी माँ, मेरा एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट था, उसी के पास रुका हुआ था। आपको कुछ काम था? तुम्हारी दोस्त? तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारी दोस्त है या कोई लड़की है? क्या? हाँ, तो कोई लड़की का तो तुम देखभाल नहीं कर रहे थे ना? आप भी ना दादी माँ, मेरा फ्रेंड बीमार रहा तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, लेकिन तुम उस दिन भी यही बहाना बता रहे थे और आज भी ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ। मैं जाऊँ? मॉम डैड कहाँ है? सब अपने कमरे में हैं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। धीरज ऊपर जाने लग जाता है। रुको। हाँ दादी। तुम्हारे ये शर्ट के बटन कैसे टूट गए? धीरज अपने शर्ट की तरफ देखता है और थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये का उसे याद आता है। पता नहीं दादी माँ, मुझे नहीं पता है। हमें सब पता है बेटा। ये बाल ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। हम उस लड़की के बारे में ज़रूर पता लगाएंगे। दादी माँ धीरज को देखते हुए मन ही मन बोलती है। इधर सारांश नाश्ता लेकर दादी के रूम में पहुंचता है। सावित्री देवी बैठकर माला की जप रही थी।
वो खाना साइड टेबल पर रखकर मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाता है। दादी माला साइड में रखकर सारांश को घूर रही होती है। क्या हुआ दादी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब आप माला जप रही थी तो मैं क्या आपका माला का मोती गिनता रहूं? इसलिए मैं मोबाइल देख रहा था। अच्छा ठीक है ना दादी, सॉरी, इस तरह से मत देखिए। आप ही तो बोलती है ना अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उनकी हेल्प करो, तो मैंने बस वही किया। और वो तो मेरे गाड़ी के सामने बेहोश हो गई थी, तो मैं कैसे उनकी हेल्प नहीं करता। ठीक है, आपने उनकी मदद की, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाकर घर आ जाते। पूरी रात हॉस्पिटल में रुकने की क्या ज़रूरत थी? वो दादी, मुझे लगा उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं रुक गया। आप उस बात को छोड़िए ना। अब आप बताइए मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी? बस एक शर्त पर। और कौन सी है वो शर्त? यही कि आप हमारी पसंद की लड़की से मिलेंगे। पसंद की लड़की से? और वो किस लिए? आपकी शादी के लिए। बट दादी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। तो कब करनी है? 27 साल के हो गए हैं आप, और मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर लड़की पसंद की है। उसे मैंने मंदिर में देखा था आरती गाते हुए। क्या दादी, मैं कोई मंदिर वालों से शादी करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हें माफ़ी चाहिए कि नहीं? बट दादी, ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो हम आपकी शादी थोड़ी करवा रहे हैं, बस मिलने के लिए कह रहे हैं। तो आप नहीं मानने वाली है? नहीं, पिछले 6 महीने से हम उस लड़की को देख रहे हैं, हमें बहुत पसंद है। ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, बस आप अपना सॉरी एक्सेप्ट कर लो। और मुझे पता है आपको मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है। आप सब सारा नाटक अपनी बात मनवाने के लिए कर रहे हो ना। चलिए नाश्ता कर लीजिए, आपको दवाई भी लेनी होगी। सारांश की बात सुनकर सावित्री देवी मुस्कुरा देती है। अगले दिन निधि उठकर रिशु को तैयार करती है। जिया, जल्दी से तैयार हो जा, हम लेट हो रहे हैं। ओह हेलो, लेट होने से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है? जिया उसे रोकते हुए बोलती है। मैं स्कूल जाऊंगी, सिर्फ मैं, तुम नहीं जाओगी स्कूल? अच्छा, हम क्यों नहीं जाएंगे स्कूल? क्योंकि देवी जी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने 2 दिन का लीव का एप्लीकेशन डाल दिया है स्कूल में। जिया, हम बिल्कुल ठीक हैं, प्लीज़ हम घर पर रहकर बीमार मत बनाओ। हम स्कूल जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। निधि, मुझे कोई बात नहीं सुनी है। तुम स्कूल नहीं जा रही हो तो बस नहीं जा रही हो। हाँ मम्मा, आपको आराम करना चाहिए। मैं जिया मासी के साथ स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, तो तुम दोनों निकलो ना, लेट हो रहा है। हम घर का काम ही कर लेते हैं और राशन वगैरह ले आते हैं। हम साथ में निकलते हैं, हम मार्केट चले जाएंगे और आप लोग स्कूल चले जाना। मैं ले आऊँगी ना, तू क्यों परेशान हो रही है? जी हम सच में ठीक हैं, हम चले जाते हैं ना। वो तीनों नीचे कंपाउंड में उतरते हैं। मिसेस सिन्हा उन्हें वहीं पर मिल जाती है। अब इस सोसाइटी में रहना हमारे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में बदचलन लोगों का रहना हो गया है। हमें ही इस सोसाइटी को छोड़कर जाना होगा। वहाँ से निधि और जिया गुजरने वाली होती है
उन लोगों की बातें सुनकर जिया के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि सब उन्हें ही देखकर बातें कर रहे थे। चल जिया। निधि उसकर खींचकर ले जाने लग जाती है, लेकिन जिया उससे हाथ छुड़ा लेती है। देखो जिया, बोलने दो उन्हें, हमें इनके मुंह नहीं लगना है। लेकिन बहन जी, आप तो बोले सेक्रेटरी साहब से आप बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे? सेक्रेटरी साहब भी इन लोगों की साइड लेते हैं, बोलते हैं बहुत प्यारी बच्ची है, हमारी हेल्प करती है, इसलिए हम जब तक गलत देखेंगे नहीं तब तक हम इनके खिलाफ़ कुछ एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, हमें ही सोसाइटी को छोड़कर जाना होगा। इन्हें क्या है, ये तो बड़े गाड़ी, लड़के की गोद दोनों मिल रही है। लेकिन अफसोस बहन जी, इसके बच्चे को बाप नहीं मिल रहा है, क्योंकि कल जो लड़का सोसाइटी में आया था वो शायद पहली बार आया था। अगर ये बच्चा उसका होता तो पहले भी मिलने आता ना। इनका क्या है, इन औरतों लड़कियों को तो हर रोज़ नया नया लड़का चाहिए। मैं क्या कहती हूँ आंटी, आंटी आप बगल वाले सोसाइटी में देखे ना, मस्त 3 BH का फ्लैट खाली है, आप वहीं पर शिफ्ट हो जाओ और अपने इन पार्टनर को भी लेकर जाओ, आपका मन लगा रहेगा चुगली करने में। जिया कहाँ चुप रहने वाली थी, वो बीच में बोल पड़ती है, क्योंकि अगर आप जितना ध्यान हम दोनों के ऊपर देती है, इतना ध्यान अगर अपनी बेटी के ऊपर देती तो आपकी बेटी किसी लड़के के संग ब्लू बार में नहीं होती। और आपको ब्लू बार के बारे में पता ही होगा, वहाँ पर किस तरह के लोग जाते हैं और क्या क्या करते हैं। आपको पता है, आपकी बेटी परसों रात 3 बजे घर में आई थी और उसे एक लड़का ही छोड़ने आया था। आपको कैसे पता होगा? आप तो निधि पर ध्यान देती थी ना, कि निधि को कौन गोदी में उठा कर ला रहा है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, परसों लिफ्ट ख़राब थी और निधि हॉस्पिटल से आई थी, उसे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। अब हॉस्पिटल से आया हुआ इंसान 7 मंजिल थोड़ी ना चढ़ सकता है, इसलिए हमारा दोस्त उसे ऊपर छोड़ने चला गया था। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो ये नहीं दिखा कि उसके माथे पर पट्टी लगी हुई है, आप लोगों को तो ये दिखा कि वो किसकी गोद में चढ़ी हुई है। अगर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए हो तो हम जाएं? जिया की बातें सुनकर सब औरतें मिसेस सिन्हा पर हंस रहे थे। मिसेस सिन्हा के शरीर में आग लग जाता है। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, मैं अपनी बेइज्जती इतनी जल्दी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों बस देखती जाओ कैसे तुम्हारा जीना मुहाल करती हूँ। मिसेस सिन्हा गुस्से में बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिया, तुम भी पागल हो ना, क्या जरूरत तुम्हें इनसे मुंह लगने की? क्यों नहीं मुंह लगू निधि? इन लोगों को जितना सुनो ना, ये लोग उतना सुनाएंगे। चुप रहने से ये लोग चुप नहीं होने वाले हैं। और जिया तो अपने बाप की भी नहीं सुनती हैं, और ये तो ठहरे मोहल्ले वाले, इन्हें जवाब देना मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम टेंशन मत लो, अगली बार ये कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। ठीक है, शांत हो जाओ, चलो अब हम जा रहे हैं। निधि उसे खींचते हुए चली जाती है। जिया स्कूल ही निकल जाती है और रिसु भी उसके साथ था। मौसी, वो लोग मम्मा को क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं रिसु, वो हालचाल पूछ रहे थे। तो फिर आपने मुझे सुनने क्यों नहीं दिया? आपने मेरे कानों में ईयरफोन क्यों लगा दिया? आपको तो म्यूजिक पसंद है ना बेबी? आप मुझसे हमेशा ईयरफोन मांगते रहते थे, और आज जब मैंने आपको सुनने के लिए दिया तो आप बोल रहे हो आपने क्यों सुनने दिया। ठीक है, अब अगली बार से नहीं देंगे।
नहीं नहीं मासी, मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। जिया उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देती है। कुछ दिन आराम से बीत जाते हैं। 2 दिन बाद संडे आता है। जिया, निधि, रिसु सब आराम से रहते हैं और इधर सारांश, उसके ख्यालों में तो निधि ही घूमती रहती थी। वो अलग सोच अलग ट्रैक पर चल रहा था। निधि की मासूमियत उसे भा गई थी। धीरज अपने नए कनाडा वाले प्रोजेक्ट को लेकर व्यस्त हो गया था। वो सुबह 8 बजे जाता था और रात के 12 बजे आता था। उसके काम के अलावा कोई दुनिया ही नहीं थी। नेक्स्ट मंडे को कनाडा वाले में क्लाइंट के साथ मीटिंग था। उसी की प्रिपरेशन में वो लगा रहता था। इधर जयराज भी सोचता है धीरज का बर्थडे है और वो बर्थडे के दिन अपने और जिया के बारे में धीरज को बता देगा। अनीसा भी अपने ख्यालों में खोई रहती है। वो मन ही मन जयराज से प्यार करती है। वो भी जल्दी जयराज को प्रपोज करने वाली थी। सबकी एक अलग अलग ख्यालों की दुनिया थी और कौन किसको मिलने वाला था ये तो भविष्य में छुपा हुआ था। मिसेस सिंह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और दादी माँ पूजा घर में पूजा कर रही थी। धीरज अपने लैपटॉप में व्यस्त था। मिस्टर सिंह पेपर पढ़ रहे थे और अनीसा टीवी देख रही थी। मिसेस सिंह फ़ोन रखकर इन लोगों से मुखातिब होती है। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है आज के पार्टी के लिए। सब उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। क्या आप लोग मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने आप लोगों को बताया था ना संडे को मैं अपने दोनों बच्चों की आने खुशी में पार्टी करने वाले हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद धीरज का बर्थडे है, हम उसी में पार्टी कर लेंगे, मिस्टर सिंह बोलते हैं। बट डैड, मुझे अपने बर्थडे की कोई पार्टी नहीं चाहिए। मुझे कोई अपना बर्थडे नहीं मनाना है, धीरज साफ मना कर देता है। भाई प्लीज़, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्लीज़ मना लो ना आप अपना बर्थडे, होने दो ना पार्टी। मुझे अपने न्यू ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा, लोगों का दिखाने का भी। लेकिन मैं अब बच्चा थोड़ी ना जो मैं बर्थडे मनाऊंगा। धीरज, इतने दिनों में मैंने तुम्हारा सिर्फ 5 बर्थडे ही मनाया है, करने दो ना। लेकिन डैड, कुछ चीज़ें दूसरे की खुशी के लिए भी की जाती हैं। ठीक है, आप लोग को जो मर्जी कीजिए, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज छोटा मोटा पार्टी कर लेते हैं, मिसेस सिंह बोलती है। तुम अकेले पार्टी करो, हम में से किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात घर में सुनता कौन है? मैं तो किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती हूँ। क्या आप हफ्ते में 2 पार्टी नहीं कर सकते हैं? नहीं विवा, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि इन पार्टियों में बर्बाद करूँ। इससे अच्छा तो मंदिर अनाथ आश्रम में दान कर लो, कुछ पुण्य तो मिलेगा। इन पैसों वालों को खिलाकर क्या ही फ़ायदा? एक तो खाएंगे भी और ऊपर से सुनाएंगे भी। तुम्हारे किट्टी पार्टी वाले का काम ही क्या है? मिस्टर सिंह अपनी बात कहकर ऊपर चले जाते हैं। धीरज भी अपनी लैपटॉप लेकर कमरे में चला जाता है। आज संडे का दिन था तो निधि को मंदिर जाना था। जिया, चलना मंदिर? नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है, तू चली जा, मेरी तबीयत ख़राब है। तू जा ना, मुझे शांति से सोने दे।
जिया, सुबह सुबह मंदिर जाना चाहिए, मन को शांति मिलती है। भाई तुम्हें मंदिर जाने से शांति मिलती है, लेकिन मुझे सोने से शांति मिलती है। और मंदिर जाना भी होगा तो मैं शाम में चली जाऊंगी। प्लीज़ यार सोने दे। एक संडे के दिन तो सोने के लिए मिलता है और तू उसी दिन भी सर पे चढ़ जाती है, मंदिर चल मंदिर चल। जिया अपनी बात कहकर जिया कंबल तान कर सो जाती है। ठीक है, तू नहीं जा रही है तो मैं जा रही हूँ, रिशु को देखते रहना, वो भी सो रहा है। निधि अपनी बात कहकर मंदिर के लिए निकल जाती है। सारांश अपने रूम में पेट के बल मस्त सो रहा था। सारांश, सारांश उठना। सावित्री देवी उसे उठाने के लिए आती है। क्या हुआ मम्मी, सोने दो ना प्लीज़, आज तो संडे है। हम आपकी मम्मी नहीं दादी हैं। सावित्री देवी की बात सुनकर वो झटके से उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ दादी, आप सुबह सुबह यहाँ, कोई ज़रूरी काम है क्या? नहीं कोई ज़रूरी काम नहीं, आप जल्दी से उठकर नहा लीजिए, नहाकर तैयार होकर हमारे साथ मंदिर चलिए। क्या दादी, आप मंदिर जाने की मैं नींद खराब कर रही हैं? मुझे कोई मंदिर नहीं जाना है, सोने दीजिए। और इतनी सुबह सुबह मंदिर कौन जाता है? ठीक है, आप सो जाइए, लेकिन हमसे बात मत करिए, नहीं आइएगा। दादी फिर से ब्रह्मास्त्र निकालती है। दिस इज़ नॉट फेयर दादी। सारांश कंबल हटाते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तैयार होकर नीचे उतरता है तो दादी के साथ मंदिर निकल जाता है। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। दादी उसकी पूजा कर रही थी तो वो सीढ़ी पर बैठ जाता है। सावित्री देवी पूजा करके पुजारी जी के पास जाती है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? जी पूछिए। वो जो लड़की है जो आज ही के दिन मंदिर आती है और आरती गाती है, वो आज आ गई कि नहीं आई अभी तक? कौन? वो निधि बेटी, आप निधि के बारे में बात कर रहे हो? हाँ पंडित जी वही। नहीं आज तो अभी तक नहीं आई है, हमेशा आ जाती थी इस समय तक, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं है। ठीक है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। पंडित जी की बात सुनकर दादी माँ खुश हो जाती है और वो सारांश के पास चली जाती है। दादी हो गया आपका, तो हम घर चले? नहीं बेटा, हम कुछ देर मंदिर के परिसर में बैठना चाहते हैं। ठीक है दादी माँ, फिर आप बैठिए, मैं घर चला जाता हूँ, अब ड्राइवर के साथ आ जाइएगा। नहीं तुम भी नहीं जा रहे हो, तुम भी हमारे साथ मंदिर के परिसर में बैठोगे। दादी माँ ये कैसी जिद है आपकी? बोला ना हमने। ठीक है चलिए फिर। दोनों मंदिर के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें निधि आती हुई दिखाई देती है। उसके बगल में एक मोटी सी लड़की भी चल रही थी। निधि आकर माता रानी का पूजा करने लग जाती है और अपने मधुर आवाज़ में आरती गाने लग जाती है। सब वहाँ भक्ति में लीन हो जाते हैं। सारांश को उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, वो भी सबके साथ ताली बजाने लग जाता है। देखो, हमने जो तुम्हारी लड़की पसंद की है वही लड़की है। कौन लड़की? वही जो आरती गा रही है। सारांश सामने देखता है तो एक मोटी सी लड़की आरती गा रही थी। दादी आपने मेरे लिए इस लड़की को पसंद किया है? हाँ देखो ना कितनी सुंदर और प्यारी है। दादी आप उसका वजन तो देख लेती। मैं कहाँ 65 का और वो कहाँ 80 की।
सावित्री देवी भी सामने देखती है तो निधि के बगल में उन्हें एक मोटी लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। नहीं सारांश, मैं उसकी नहीं, उसके बगल में जो लड़की है वो जो लाल रंग की सूट पहन रखी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सारांश भी उसे गौर से देखने लग जाता है। तभी निधि पलटती है। निधि को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी, आपने मेरे लिए इसे पसंद किया है। हाँ, अच्छी है ना। वो इतना खुश और एक्साइटेड हो जाता है कि खुशी से अपने दादी के दोनों हाथ को चूम लेता है। क्या कर रहे हो? हमें मंदिर परिसर में क्यों झूठा कर रहे हो? दादी दादी, यू आर ग्रेट। मैं बहुत खुश हूँ। आई लाइक हर। सारांश की बात सुनकर दादी माँ हैरान हो जाती है। तो हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है और फिर हम आगे आने वाले भागों में जानेंगे कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो आज आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा वॉइस, क्योंकि मेरा भी आदत छूट गया है रिकॉर्डिंग करने का, तो थोड़ा लैब पकड़ने में टाइम लगेगा। बट मैं कोशिश करूँगी जल्द ही पहले की तरह कहानियाँ डालने की। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसकी गुलाबी चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू।